नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 5, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की दो कविताएं दी गई हैं, उत्साह और अट नहीं रही। हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय और साथ ही उनकी जो पहली कविता उत्साह, जिसमें वे बादलों का आह्वान कर रहे हैं, बादलों को बुला रहे हैं कि जो हमारी धरती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा तप्त हो चुकी है, अर्थात लोगों के मन जो है उदास हो चुके हैं। तो उनके मन में नए उत्साह का संचार करने के लिए, नई उमंग का संचार करने के लिए, जो सूखी पड़ी धरती है उसमें नए जीवन का संचार करने के लिए वे बादलों का आह्वान कर रहे हैं, बादलों को बुला रहे हैं, बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं। तो इसी तरह से ये हमारी कविता कंप्लीट हो चुकी थी, इसका भावार्थ हमने पढ़ लिया था। बिल्कुल इसी के साथ एक और कविता यहाँ पर दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, अट नहीं रही। तो यहाँ पर अट नहीं रही जो आपकी ये कविता है, इसमें फागुन की मादकता, जो फागुन के महीने में एक नशा जो होता है छाया हुआ, एक मस्ती जो होती है छाई हुई इंसान के अंदर, क्योंकि फागुन के महीने में सबसे प्रिय त्योहार, सबसे सुंदर त्योहार, सबसे ज्यादा जो कलरफुल, रंगीन, जीवन में नए नए रंगों को भरने वाला जो त्योहार है, होली भी आता है। और होली के रंग में रंगे हुए सारे लोग अपने द्वेष को, अपने दुख को, अपने चिंताओं को भूलकर, दूसरों से शत्रुता को भूलकर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और खुश होते हैं और इन रंगों के नशे में मस्त रहते हैं। तो वही फागुन की मादकता को यहाँ पर बताया गया है और उसकी सुंदरता को कहा गया है कि वो कहीं पर अट नहीं रही, अट नहीं रही अर्थात समा नहीं पा रही है। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारी जो कविता है उत्साह, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसको हमने पढ़ लिया है। आप देख सकते हैं केवल 2 ही यहाँ पर पद दिए गए हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और सबसे ज्यादा इजी हैं, यानी कि आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, आसानी से इनका भावार्थ लिख सकते हैं। तो भावार्थ आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया गया था। अब हमारी अगली कविता अट नहीं रही को हम शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अट नहीं रही कविता के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया था कि ये जो हमारी कविता है अट नहीं रही, इसमें यहाँ पर फागुन की मादकता को दर्शाया है। शुरू करते हैं। अट नहीं रही, अट नहीं रही है फागुन, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया है, जो हमारी कविता है अट नहीं रही में, अट का अर्थ होता है समाना, कहीं नहीं समा पा रही है, अट का अर्थ होता है समाना। आभा फागुन की तन, आभा अर्थात चमक, जो सुंदरता, जो फागुन की आभा है, जो फागुन की सुंदरता है, वो कहीं समा नहीं पा रही है, वो कहीं समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन, तन यानी कि हमारे हृदय में, जैसे हम किसी भी बहुत ज्यादा सुंदर चीज को देख लेते हैं, सुंदर चीज को देख लेते हैं तो क्या होता है, हम उसको
देखते रहते हैं, एक टक देखते रहते हैं, ध्यान पूर्वक देखते रहते हैं और उसको अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हैं, उसको अपने अंदर जितना ज्यादा हो सके हम उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। जो यहाँ पर प्रस्तुत कविता है, अट नहीं रही, देखिए आप इस प्रकार से लिखेंगे इसको कि यहाँ पर फागुन का जो मानवीयकरण कवि ने किया है, बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। और फागुन कब होता है, देखिए आप, ये हिंदी महीने हैं, हिंदी महीनों में फागुन कब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फागुन कौन से मौसम में होता है, फागुन कौन से समय पे होता है, सर्दियों में होता है, गर्मियों में होता है, वसंत ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फागुन यानी कि जो फाग होते हैं, फरवरी और मार्च के महीने का जो समय होता है, 15 फरवरी के बाद और 15 मार्च से पहले का जो ये समय होता है एक महीने का, ये फागुन का समय होता है। और फागुन में जैसे कि मैंने आपको बताया, वसंत ऋतु का भी आगमन इसी समय पर होता है। और इस ऋतु में जितने भी पुराने पेड़ होते हैं, पुराने जो उनके पत्ते होते हैं, वो सब गिर जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। और चारों तरफ क्या होता है, एक चारों तरफ एक सुंदर सी हरियाली, एक फूलों, रंग बिरंगी फूलों की बहार, एकदम से इतनी सुंदरता चारों तरफ आ जाती है। और उन रंग बिरंगी फूलों की सुगंध से सारा वातावरण सारा वातावरण जो है वो महक उठता है, वो चहक उठता है। आभा, उसकी जो चमक है वो कहीं पर समा नहीं पाती है, वो बिल्कुल इतनी ज्यादा प्रकृति में सुंदरता हो जाती है। एक तो फागुन का महीना लगा हुआ है, रंग बिरंगी होली का त्योहार आ रहा है, साथ में वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, जो पूरी धरती है वो हरी भरी हो चुकी है, नए नए पल्लव, नए नए पत्ते, नए नए पुष्प खिल रहे हैं। और उन पुष्पों की सुगंध से सारा जो वातावरण है वो सुगंधमय हो रहा है और सुगंधमय होकर महक उठता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि फागुन की आभा तन सट नहीं रही, ये समा नहीं पा रही है हमारे अंदर। सट का अर्थ होता है समाना, कहीं पर समा नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा आभा इसकी है, इतनी ज्यादा सुंदरता है इसकी। आगे कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि को इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो सुंदरता है, ये जो खुशबू है, ये जो सुगंध है, वो चारों तरफ फैल चुकी है। ये सुगंध, ये सुंदरता चारों तरफ फैल गई है। अब ये सांस लेने पर भी ये सुगंध क्या है, हर एक घर घर में पहुंच गई है, हर एक घर घर में पहुंच चुकी है। तो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते। तो इस तरह से जब इस तरह की सुंदरता जब चारों तरफ छाई हुई है, तो यहाँ पर देखिए वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है, फागुन के महीने का बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने वर्णन किया है। तो फागुन की आभा इतनी सुंदर है कि वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है, लोग उसको अपने अंदर समेट नहीं पा रहे हैं। यानी कि वसंत ऋतु जो है, इसमें प्रकृति बहुत ज्यादा सुंदर रही है। और फागुन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पृथ्वी हो वो सज धज कर तैयार हुई हो, नए पौधे, नई नई कपोले, नए नए पत्ते, रंग बिरंगे फूल। और जब हवा चलती है तो ये सारा वातावरण उनकी खुशबू से महक उठता है। और साथ ही सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि फागुन, जब उसकी खुशबू जो है चारों तरफ फैली हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि फागुन स्वयं सांस ले रहा हो और अपनी खुशबू से चारों ओर, चारों दिशाओं को, पूरे इस वातावरण को महका रहा हो। और आगे कहते हैं कि मुझे भी ऐसा
प्रतीत हो रहा है अब, घर घर भर देते हो, यानी कि जब पूरा सभी लोग, ऐसा लगता है कि उसी फागुन की सुंदरता में, फागुन की जो सुंदर मनमोहक खुशबू है उसमें सांस ले रहे हैं। आगे कहते हैं तुम उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते, और इतनी सुंदरता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम उड़ने को नभ में तुम यानी कि प्रकृति इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है, इतनी ज्यादा सुंदरता हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे नया सा जो छोटा सा पंछी होता है ना, जिसके पर अभी अभी निकले हैं और वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है नभ में उड़ने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते, जैसे पंख लग गए हों, जैसे तुम्हारे पे पंख लग गए हो, इतनी ज्यादा सुंदरता पृथ्वी पर छा जाती है, ऐसा लगता है अब वो बस उड़ने को तैयार है नभ में, आकाश में। आगे कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। वसंत ऋतु की जो सुंदरता है उस पर कवि पूरी तरह से मोहित हो गए हैं। फागुन की जो सुंदरता है उस पर कवि, फागुन की जो मादकता है उसमें कवि पूरी तरह से मोहित हो गए हैं। और क्या कहते हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मैं कितना भी चाहूं तुमसे आंखें अपनी हटा लूं, तुमसे अपनी आंखें चुरा लूं, लेकिन मेरी आंखें हैं कि हट नहीं रही है। तो इस तरह से फागुन का सुंदर सा मानवीयकरण यहाँ पर किया गया है। फागुन की सुंदरता, फागुन की मादकता, वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। आगे क्या कहते हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल। और जो वसंत ऋतु में, जो मैंने आपको बताया कि जो पुराने पत्ते होते हैं पेड़ पौधों में, वो पतझड़ में सारे गिर जाते हैं, और जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल कपोल निकल आते हैं, नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, पल्लव निकल आते हैं, और एक एक डाली डाली फूलों से लद जाती है। तो पत्तों से लदी डाल, पेड़ जो पत्ते हैं, पल्लव हैं, उनसे हरी हरी डालें लद चुकी है, कहीं हरी कहीं लाल। और आपने देखा होगा कि किसी किसी वृक्ष पर बहुत ही सुंदर लाल कलर के पत्ते होते हैं और किसी वृक्ष पर हरे कलर के पत्ते होते हैं, किसी पर पीले पत्ते होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति जो है अपने एक सुंदर रूप में, बहुत ही सुंदर रूप में आ जाती है। और आगे कहते हैं कि कहीं पड़ी है उर में, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहते हैं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। और उस समय कवि कल्पना करते हुए कहते हैं, करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने अपने उर में, उर अर्थात हृदय, हृदय अर्थात गले में रंग बिरंगे मंद मंद महकने वाले पुष्पों की माला डाल रखी है। अर्थात जो रंग बिरंगी जो फूल हैं, भीनी भीनी खुशबू देने वाले जो फूल हैं, उनकी माला जैसे प्रकृति ने अपने उर अर्थात हृदय में, गले में डाल रखी हो। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो अब कहते हैं कि इतनी ज्यादा पाट पाट अर्थात कण कण, पाट पाट अर्थात कण कण में इतनी ज्यादा शोभा बिखरी हुई है, इतनी ज्यादा शोभा बिखरी हुई है कि वो इस धरा में कहीं समा नहीं पा रही है। शोभाश्री, इतनी सुंदरता कण कण में बिखरी हुई है कि वो कहीं पर पट नहीं रही, अर्थात कहीं समा नहीं रही है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि के द्वारा जो प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, फागुन का सुंदर चित्रण किया है, वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, वो हमने यहाँ पर
पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पर कुछ जो आपकी पाठ्य पुस्तिका से दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और ये जो इसमें आपका भावार्थ लिखना है दोनों कविताओं का, उत्साह और अट नहीं रही, जो दोनों कविताएं हैं इनका भावार्थ आप लिखेंगे। और जो भी दिक्कत परेशानी है, अगर भावार्थ लिखने में कुछ समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसको हमें बताएंगी। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कविता के दो या चार पंक्तियां लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहले प्रसंग कि ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 से ली गई है। पाठ 5 उत्साह या अट नहीं रही, जिसका भी आप भावार्थ लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे, से ली गई है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इसमें जैसे पहले वाली कविता में बताएंगे कि इसमें कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए नव जीवन का संचार करने के लिए, बादलों का आवाहन करते हुए नव जीवन का संचार करने के लिए कहा है। और दूसरी कविता अगर अट नहीं रही का भावार्थ लिख रहे हो तो उसमें आप लिखोगे कि इसमें कवि के द्वारा फागुन की मादकता और वसंत ऋतु का सुंदर चित्रण किया गया है। इस तरह से आप उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर व्याख्या लिखेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ बताया गया है हमें इन दोनों कविताओं में। तो इस तरह से भावार्थ हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर कहेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। कवि बादलों से, देखिए कवि ने यहाँ पर बादलों से फुहार बरसाने के लिए नहीं कहा है, रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहा है, या तेजी से बरसने के लिए नहीं कहा है। बादल यहाँ पर, कवि यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं। जो उत्साह हमारी कविता है उसमें गरजने के लिए कह रहे हैं। तो कवि क्यों कह रहे हैं बादल गरजो, इस तरह से क्यों आह्वान कर रहे हैं बादलों का। देखिए, क्योंकि जो बादल का गरजना है, बादलों का जो गरजना है वो एक तरीके से विद्रोह को दर्शाता है। यानी कि जो अभी तक लोगों के अंदर निराशा भरी हुई है, जो लोगों के अंदर एक उत्साह कम हो गया है जीवन के प्रति, तो उसके लिए कवि कहते हैं कि अब तुम्हें बादलों से यहाँ पर फुहार या रिमझिम बरसने के लिए उन्होंने नहीं कहा है, बल्कि गरजने के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि गर्जना विद्रोह का प्रतीक है और गर्जन के माध्यम से वो एक नव जीवन का आह्वान करना चाहते हैं, एक नव जीवन का संचार सभी लोगों में करना चाहते हैं। कवि बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान करते हैं, एक नए विद्रोह का आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग सुस्त पड़े हैं अपने जीवन में, सुस्त पड़े हैं अपने जीवन में, निराश हैं जो अपने जीवन से, उन लोगों में एक नई चेतना का, नई ऊर्जा का, नई उत्साह का संचार करना है, नव जीवन का संचार करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा विद्रोह दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि आप गरजो और लोगों में नए जीवन का संचार करो। उनके अंदर जो एक आलसपन है, एक जीवन के प्रति निराशा है, उसको दूर करो, उनमें नए जीवन का संचार करो। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है। बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको ये उत्तर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए, नोट डाउन कर सकते हैं, साथ के साथ प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखाए जा रहे हैं, साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है प्रश्नों के उत्तर, लेकिन फिर भी
अगर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह ये हमारा है कि जैसे यहाँ पर कवि ने बादलों से केवल उत्साह की बात यहाँ है, तो जो जो पहले वाला प्रश्न है उसमें भी सेम है कि वो बादलों से ना तो फुहार लगाने की बात कह रहे हैं, ना ही रिमझिम बरसने की बात कर रहे हैं, केवल गर्जन करने की, यानी कि लोगों में एक विद्रोह जो वो अभी तक सहते आए हैं, जीवन के प्रति जो निराशा है जो अभी तक वो सह रहे हैं, उन सबको दूर करके उनमें एक नव चेतना, एक नव जीवन का संचार करना है, नूतन विद्रोह है ये, तो उसका आवाहन यहाँ पर कर रहे हैं। और उत्साह क्यों रखा गया है? क्योंकि कवि लोगों में क्रांति लाने के लिए, यानी कि लोगों में जीवन के प्रति उत्साह लोगों में भरना चाहते हैं। ये एक आवाहन गीत है, यानी कि लोगों को आवाहन कर रहे हैं कि चलो सभी आगे बढ़ो, निराश मत हो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने जीवन के प्रति सकारात्मकता रखो, अच्छी सोच रखो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना सीखो। तो एक तरह का उत्साह लोगों के अंदर जगाना चाहते हैं, एक तरह की क्रांति कवि लोगों के अंदर लाना चाहते हैं। और ये जो गर्जना है, बादल की जो गर्जना है, ये लोगों को डराती नहीं है, ये बादल की गर्जना लोगों के मन में उत्साह भरती है जीवन के प्रति। तो इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। बहुत ही सुंदर शीर्षक है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सूटेबल है इस कविता पर। नोट डाउन कर रहे हैं सभी बच्चे? हाथ खड़ा करेंगे अगर नोट डाउन कर रहे हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए हैं, केवल उत्तर आप नोट डाउन कर सकते हैं, उत्तर 1, उत्तर 2 करके, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो सबसे पहले देखिए बादल का क्या अर्थ यहाँ पर बताया है। इस कविता में बादल का क्या अर्थ है? देखिए सबसे पहला तो अर्थ है कि वो जल बरसाने वाली एक शक्ति है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है किसी किसी स्थान पर, जहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, तो लोगों को अगर आकाश में एक बादल का फुल्का भी दिखाई देता है, एक बादल का निशान मात्र भी दिखाई देता है, तो उनके अंदर एक उत्साह आ जाता है, एक आशा जग जाती है कि जरूर वर्षा होगी। जो लोग कृषि पर आधारित हैं, जो लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनके लिए बादलों का आकाश में आना बहुत ही ज्यादा उनके अंदर एक अच्छा एक पॉजिटिव सकारात्मकता उनके अंदर लाती है। और दूसरा, बादल पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। देखिए हम और आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। देखिए पानी बचाना चाहिए, ये सबको पता है कि पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास भले ही बहुत सारा पानी हो, लेकिन जो हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आगे जो हमारा जो जीवन ये जा रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो स्वच्छ पीने का जो पानी है, स्वच्छ जो पीने योग्य जल है, उसकी कमी होती जा रही है हमारी पृथ्वी पर। तो जल को बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो बादल सबसे बड़ा एक इसका आधार है, जो लोगों की, पीड़ित लोगों की, प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। अगर आप राजस्थान में चले जाओ तो वहां पर वर्षा का जल ही एकमात्र सहारा है पीने के पानी का। वहां पर कुइयां बनाई जाती हैं। अगर आप आगे चल के अभी आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में आप जाएंगे तो आपका एक चैप्टर आता है, आपकी कृति का जो आपकी जो वितान पाठ्य पुस्तिका, दूसरी जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, उसमें आप चैप्टर पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर लोग
पानी को, वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं, वर्षा के जल को बचाते हैं और उससे जाकर वो लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी कि वहां पर प्यास बुझाने का जो सबसे मेन आधार है वो वर्षा का जल ही है। तो बादल पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और साथ ही कवि में उत्साह और संघर्ष भरकर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है कि बादलों के कारण ही कवि लोगों में उत्साह जगाना चाह रहे हैं और संघर्ष भरना चाहते हैं। यानी कि जीवन में वो संघर्ष करना सिखा रहे हैं लोगों को, जीवन के प्रति निराश ना होने की बात कह रहे हैं। तो इस तरह से एक नव जीवन को लाने में सक्रिय हैं। आपने देखा कि ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ जहां सूखा पड़ा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वर्षा ऋतु में जाके किसी ने वहां बीज बो दिए, बीज डाल दिए। बीज तो हमेशा से ही पड़े थे, लेकिन क्योंकि ग्रीष्म ऋतु थी, उनके लिए अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही वर्षा आती है वो सारे जो बीज होते हैं वो उग जाते हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। तो एक नए जीवन को लाने में सक्रिय है ये बादल। तो इस तरह से बादल का यहाँ पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न अगर नोट डाउन कर लिया हो तो हाथ खड़ा करेंगे एक बार, उत्तर अगर लिख लिया हो तो हाथ खड़ा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, जहां पर ऐसा लगे कि शब्द में किसी ध्वनि का ध्वन्यात्मक प्रभाव हो रहा हो, तो उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, तो उस उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा कि शब्दों का ऐसा प्रयोग, कभी कभी कविता में शब्दों का ऐसा प्रयोग होता है कि कविता के किसी खास भाव को या दृश्य को दिखाने में ध्वन्यात्मक प्रभाव हमें पता चलता है। ऐसा लगता है कि ध्वनि के बारे में, संगीत के बारे में या संगीत से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा शब्द हो तो वो नाद सौंदर्य कहलाता है। तो आपकी उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? तो आपकी पहली ही पंक्ति है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति है ये यहाँ पर नाद सौंदर्य दर्शा रही है और साथ ही साथ ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर भी आपका इस तरह की का नाद सौंदर्य दिखाई दे रहा है। अगली पंक्ति है, विद्युत छवि उर्मे, जब भी बिजली कड़कती है तो एक तरह का गर्जन एक तरह की होती है, तो विद्युत छवि उर्मे। तो इन 3 पंक्तियों में यहाँ पर आपको नाद सौंदर्य दिखाया गया है। आगे जो हमारी दूसरी कविता है, अट नहीं रही, इसमें देखिए अट नहीं रही जो प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। तो कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर ये हमें धारणा पुष्ट होती है, अंतर्मन के भावों को पढ़कर भावों को बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, जैसे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ये एक अंतर्मन के ये भाव हैं, लेकिन ये बाहर की दुनिया से हमारा सामंजस्य बिठा रहे हैं, बाहर की दुनिया में भी हमें बराबर कर रहे हैं। कवि की आंख में फागुन की सुंदरता अट क्यों नहीं रही है? अगला प्रश्न है, कवि की आंख में फागुन की सुंदरता अट क्यों नहीं रही है? अट अर्थात समाना। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप देखेंगे कि जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो ये कि कौन सी प्राकृतिक यहाँ पर परिवर्तन आते हैं फागुन में, वो सारे, और साथ ही इस तरह से कि फागुन की सुंदरता क्यों नहीं अट रही,
इस तरह से जो ये प्रश्न है ये एक से आपको अलग अलग तरह से आएगा, लेकिन आपको जरूर इस पार्ट से एक प्रश्न आता है तो उसको आप करेंगे। अगला है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। आप इसको प्रश्न को लिख सकते हैं। अगला, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। इस प्रश्न को जरूर लिखेंगे। आप खुद से ये सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे और बाकी आगे इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी जो प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा इजी है, सरल है और साथ ही इम्पोर्टेंट भी है, तो इनको जरूर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो बच्चों हमारी कविता यहाँ पर उत्साह और अट नहीं रही, कंप्लीट हो चुकी है। इसके भावार्थ को, साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द और साथ ही प्रश्नोत्तर सभी हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं और आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा, सेशन आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।